हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 करा रही हूँ। ये आपका HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपको पता है मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट करा रखा है। जो जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे पिछले 8 चैप्टर्स में से मैंने आपको वो सारे बता दिए। अब आपके चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में से भी मैंने आपको बता दिया था कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब प्रो LH हैने ने किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए बोला है। मतलब हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है, या तो आपका ये आ सकता है कि प्रो LH हैने ने कौन सी बातों के लिए सुझाव दिया है। उसके बाद आ सकता है व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अथवा समस्याएं, मतलब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है हमें और हमें क्या क्या समस्याएं आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है आपका व्यवसाय का चुनाव। सबसे पहले पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस, मतलब परिवर्तन की कार्य प्रणाली में सबसे पहले लिए जाने वाला निर्णय व्यवसाय का चुनाव है कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। एक बार व्यवसाय आरंभ करने के बाद उसे बंद करना अथवा बदलना बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे आपने बिना सोचे समझे कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसमें आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, या आपको वो बिजनेस के बारे में पता नहीं था, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आपको आगे जाके हानि भी हो सकती है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब भी हम बिजनेस शुरू करें तो हमें बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। व्यवसाय के चुनाव में सबसे पहले व्यवसाय के प्रकार का निर्णय लिया जाता है कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है ट्रेडिंग या निर्माणी या सर्विस। मतलब हमें सोचना है कि हमें ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करना है या फिर सर्विसेज का। बहुत सोच समझ के हमें डिसीजन लेना है इन तीनों में से हमें किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है। ट्रेडिंग में तैयार माल का क्रय विक्रय किया जाता है। ट्रेडिंग का मतलब आपको पता होता है वस्तुओं का क्रय या विक्रय होता है। निर्माणी में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपका क्या होता है, कच्चे माल को हम तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। सर्विसेज में क्या होता है, सेवा में ट्रांसपोर्ट आदि की सेवाएं प्रदान की जाती है। बहुत सारी सेवाएं हो सकती है, जरूरी नहीं ट्रांसपोर्ट की हो। आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या कोई टेलीफोन की कंपनी है, सैमसंग है, ये बहुत सारे ऑनलाइन काम भी आपसे मतलब सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये सारे काम आपके आते हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि किन वस्तु और सेवाओं का व्यवसाय किया जाएगा, तथा यह देखा जाता है कि उसके लिए कच्चा माल, मशीनें, श्रमिक आदि कहाँ से उपलब्ध होंगे। जब आपने सोच लिया कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, 3 तरीके के आपके पास व्यवसाय होते हैं, आपको बता दिया मैंने, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इनमें से आपने सोच लिया है कि हमने जैसे कि हमने सोच लिया कि हमें ट्रेडिंग का बिजनेस करना है। उसके बाद हम सोचेंगे अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए जितने भी हमें वस्तु और सेवाएं हैं वो कहाँ से उपलब्ध होगी। जैसे हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, मशीनें कहाँ से मिलेगी, श्रमिक मतलब जो व्यक्ति कार्य करेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि कितने क्षेत्र में किस तरह के उपभोक्ताओं को और कितनी मात्रा में माल बेचा जा सकता है। मतलब हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं क्या क्या है, वो कौन सी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, उनकी पसंद नापसंद, मतलब सब कुछ आपका मार्केट सर्वे के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तु की किस्म, मूल्य, पैकिंग आदि को निश्चित किया जाता है। ठीक है। वस्तुओं की लागत एवं संभावित विक्रय मूल्य के आधार पर व्यवसाय की लाभप्रदता का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद आपका बात करते हैं व्यवसाय का चयन करते समय एक उद्यमी को मुख्यतः 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है डिग्री ऑफ रिस्क। जिस बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उसमें प्रॉफिट भी आपका जरूर होगा। उसके बाद है रेट ऑफ अर्निंग। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त लाभ होना चाहिए। मतलब जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया है उतना तो आपको लाभ होना ही होना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद है विच इन रिच, मतलब उसके बाद है आपका आता है पॉइंट ये, व्यवसाय उद्यमी की पहुंच के अंदर होना चाहिए, अर्थात वह व्यवसाय की पूंजी, कच्चे माल, तकनीकी आदि की आवश्यकताएं पूरे करने में
होना चाहिए। मतलब इतना हमें प्रॉफिट होना चाहिए कि हम अपना कच्चा माल आदि सारी चीज़ें खरीद सकें। तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कौन सा नहीं। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू कर लिया है तो उसको एकदम से बदलना या उसको बंद करना बहुत कठिन होता है। तो आपको 3 तरीके के बिजनेस में से हमें सोचना पड़ता है कि हम ट्रेडिंग का बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग का करें या सर्विसेज का। ये सब सोचने के बाद अगर आपने डिसीजन लिया, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया कि हम ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग का बिजनेस करने के लिए हमारे पास वस्तु और सेवाएं कहाँ से उपलब्ध होगी, श्रमिक कहाँ से उपलब्ध होंगे। मतलब हम पूरी तरीके से सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमारा जोखिम कितना होगा, किस चीज़ में हमारा प्रॉफिट, किस चीज़ में होगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करके ही हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केल ऑफ अ बिजनेस। व्यवसाय का चयन के बाद उसके आकार का निर्णय लिया जाता है कि व्यवसाय का आकार इतना बड़ा होना चाहिए ताकि प्रति इकाई औसत उत्पादन लागत न्यूनतम हो। इसका अभिप्राय यह है कि उद्यमी को एक अनुकूलतम इकाई की स्थापना करनी चाहिए। प्राय यह देखा जाता है कि बड़े पैमाने के व्यवसाय की अनेक बचतें इकोनॉमिक्स प्राप्त होती है, लेकिन व्यवसाय का पैमाना निश्चित करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या पूंजी व उत्पादन के अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम अपना बिजनेस कितना बड़ा स्टार्ट करें। मतलब हमें अपना बिजनेस बड़ा स्टार्ट करना है या छोटा स्टार्ट करना है, जिससे कि हमारी प्रति इकाई लागत क्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए, और हमारा प्रॉफिट क्या है वो ज़्यादा हो। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि अगर हम बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पूंजी कहाँ से आएगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम अपना बिजनेस बड़ा स्टार्ट कर सकें। उसके बाद है क्या ये पॉइंट था आपका, पूंजी व उत्पादन के अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। क्या उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि उसे बड़े पैमाने पर किया जा सके। मतलब जैसे हमने कोई बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस उत्पाद का हम निर्माण कर रहे हैं उसकी इतनी डिमांड है कि हमें बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर उसकी डिमांड छोटी है तो हमें छोटा ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। जैसे बर्फ़ की प्रकृति नाशवान होने के कारण इसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। जैसे बर्फ़ है, अगर हम बर्फ़ का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसका बड़े पैमाने पर हम, मतलब बड़े स्केल पर हम उसका बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक नाशवान वस्तु है, इसका जल्दी ही क्या हो सकता है, ये खराब हो जाती है। इसी प्रकार उद्यमी को यह भी ध्यान रखना चाहिए क्या उसमें पर्याप्त प्रबंध क्षमता है, अथवा क्या वह पर्याप्त प्रबंध क्षमता उपलब्ध करा सकता है। मतलब वो सारा बिजनेस, अगर वो बिजनेस बड़ा स्टार्ट करने की सोच रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरा बिजनेस हैंडल कर सके। तो ये सोच समझ के ही उसको डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद है व्यवसाय के पैमाने को निर्धारित करने में जोखिम तत्व, रिस्क एलिमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी व्यवसाय में जोखिम अधिक है अथवा कोई व्यवसाय स्वयं में बिल्कुल नया है तो प्रारंभ में व्यवसाय का पैमाना छोटा रखना चाहिए। जब एक बार व्यवसाय ठीक से चले तो धीरे धीरे पैमाने का विस्तार बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें रिस्क देखना चाहिए, रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस शुरू करना चाहिए। जब भी आप बिजनेस शुरू करें तो सबसे पहले आपको छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आपको धीरे धीरे उसका पैमाना बढ़ा देना चाहिए। तो ये आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। थर्ड पॉइंट है आपका प्लेस ऑफ अ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का स्थान क्या होना चाहिए। नवीन व्यवसाय के लिए स्थान का उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्थान सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता। एक फुटकर व्यापारी के लिए शहर के मध्य भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयोगी होता है। अगर कोई फुटकर व्यापारी है, मतलब कोई रिटेलर है, अगर वो बिजनेस शुरू करने जा रहा है तो उसको शहर के बीच में, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, बाजार है, उसमें उसको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसके विपरीत एक निर्माता के लिए वह स्थान उपयुक्त है जहाँ उसे आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो सके, वातावरण उसका अनुकूल होना चाहिए, श्रमिक सस्ते होने चाहिए, मतलब श्रमिक भी कम मजदूरी पर हमें मिल सके, यातायात का भी ज़्यादा खर्चा ना हो, बैंकिंग की भी सुविधाएं हो। अगर निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरिंग का कोई कार्य कर रहा है। व्यवसाय के स्थान का निर्णय संस्था के लाभ, लागत व विकास को प्रभावित करता है। वो तो प्रभावित करेगा ही। जैसे अगर कोई क्या है, कोई निर्माण मैन्युफैक्चरिंग का कोई कार्य कर रहा है और उसने अपना बिजनेस ऐसी जगह पे सेटअप किया है जहाँ पे ना तो यातायात की सुविधा है, ना उसको
वातावरण अनुकूल है तो उसका क्या है, लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने से उसको प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारी बातें उनको ध्यान में रखकर ही अपना बिजनेस का प्लेस डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपना बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करना है। इसलिए स्थान का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। व्यवसाय का स्थान का चयन करते समय न केवल एक क्षेत्र का चयन करना है बल्कि उस विशेष क्षेत्र में तथा उस मोहल्ले के एक विशेष भूमि के टुकड़े अथवा भवन का भी चयन करना है। क्षेत्र, समय, कच्चे माल, बाजार, श्रमिक, सारी सुविधाओं को हमें ध्यान में रखकर ही प्लेस ऑफ अ बिजनेस डिसाइड करना चाहिए। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है आपका फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय का स्थान। जब आपने ये सोच लिया कि हमें कौन से स्थान पर व्यवसाय करना है, उसके बाद आप क्या सोचोगे, ये सारे सीरियल में आपके पॉइंट आपको याद करने हैं। व्यवसाय का स्थान चयन हो जाने के बाद व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन किया जाता है कि आप किस तरीके की बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो। स्वामित्व की दृष्टि से व्यवसाय एकाकी स्वामित्व हो सकता है, मतलब या तो आप प्रॉपर्टीशिप मतलब सोल प्रॉपर्टीशिप कर सकते हो, मतलब एकाकी व्यापार कर सकते हो, अकेले व्यक्ति बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी आप हो सकते हो। इन सब के अपने अलग अलग गुण किसी के गुण अलग होते हैं, किसी के दोष होते हैं, तो सबकी अलग अलग मेरिट डिमेरिट होती है। इनके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस आपको करना है। मैंने आपको सबकी बता रखी है कि एकाकी व्यापार की क्या क्या मेरिट्स होती है, क्या डिमेरिट्स होती है। ऐसे ही मैंने पार्टनरशिप की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की सबकी बता रखी है। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है आपका संगठन संरचना का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संगठन संरचना का अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंधों की स्थापना करने से है। संगठन संरचना के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के लिए अनेक पदों की स्थापना की जाती है तथा क्योंकि प्रत्येक पद पर ही व्यक्ति कार्य करते हैं इसलिए इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को निश्चित किया जाता है। मतलब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, पदों को निर्धारित करते हैं कि कौन से व्यक्ति का पद क्या होगा। पदों अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का अर्थ है स्पष्ट करने से है कि कौन सा किसका सुपीरियर होगा, मतलब कौन हेड होगा और कौन उसका क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो ये सारे पद हम डिसाइड कर देते हैं। संगठन संरचना के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके भी सबके अपने अलग गुण हैं, अलग अलग दोष है। अतः इनके गुण व दोषों का अध्ययन करने के पश्चात ही संगठन संरचना का निर्णय लिया जाता है कि हमें हमारा कौन सुपीरियर है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसका आदेश मानेगा, कौन किसके लिए कार्य करेगा। ठीक है, ये सारी बातें डिसाइड करते हैं इस पॉइंट में हम, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कर्मचारियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ अ पर्सोनल। संगठन संरचना तैयार करने के बाद निश्चित किए गए विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है कि हमें कार्य करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस चीज़ का हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे। इसके बाद यह पता लगाया जाता है कि आवश्यक कर्मचारी कहाँ से उपलब्ध होंगे, मतलब हमें जो एम्प्लॉय है वो कहाँ से उपलब्ध होंगे। इसके लिए रोजगार एजेंसीज होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है, जहाँ पर जो बेरोजगार युवा होते हैं वो अपना नाम पंजीकरण कराते हैं। और अगर किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति को मजदूरों की या कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से वो व्यक्तियों को ले सकता है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लेबर यूनियन भी होती है, आदि की सहायता ली जा सकती है। रिक्त पदों का विज्ञापन करके भी वांछित कर्मचारियों को, मतलब हम ऐड दे सकते हैं। ऐड दे के हम जिस भी व्यक्ति को अगर हमारी जॉब चाहिए होगी तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। पहले इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र भेजते, इसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। चयन के बाद यह विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि सही काम पर सही व्यक्ति ही नियुक्त हो। एक भी गलती नियुक्ति पूरी संस्था के सारे कार्यों को खराब कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पूंजी व्यवसाय का प्राण होता है। जब तक व्यवसाय में पैसा नहीं होगा तब तक व्यवसाय जैसे एक व्यक्ति के शरीर में क्या होना चाहिए, रक्त की ज़रूरत होती है ना, ब्लड की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब तक पैसा नहीं होगा हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है,
यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होने पर व्यवसाय के सफल एवं निरंतर संचालन की उम्मीद की जा सकती है। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति एवं दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए होती है। कुल पूंजी कितनी भी हो, लेकिन दीर्घकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी की मात्रा कितनी कितनी होती है, यह व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे निर्माणी संस्थाओं में दीर्घकालीन पूंजी अधिक और अल्पकालीन पूंजी कम पाई जाती है। इसके विपरीत अगर जो ट्रेडिंग होते हैं, व्यापारिक संस्थाएं होती है, उनमें अल्पकालीन पूंजी अधिक होती है और दीर्घकालीन पूंजी अधिक। तो ये व्यवसाय के ऊपर निर्भर करता है कि लेकिन पूंजी होना जरूरी होता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, 8th पॉइंट आता है आपका स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था। इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अरेंजमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। पूंजी की व्यवस्था हो जाने के बाद भवन, मशीन, प्लांट आदि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने की व्यवस्था की जाती है कि ये सारी संपत्तियां कहाँ से हम खरीदें। स्थायी संपत्तियों की मात्रा व्यवसाय के आकार या प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो इनकी अधिक आवश्यकता होगी। इसी तरह यदि व्यवसाय की प्रकृति निर्माणी है तब भी अधिक स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होगी। इन सब संपत्तियों को क्रय करने के लिए बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है। इनमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको क्रय करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी की हमारी मशीन हो, वो टूटी फूटी ना हो, वो लंबे टाइम तक हमारी चले। ठीक है। उसके बाद है प्लांट लेआउट, मतलब संयंत्र की स्थापना। मशीनरी व अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर लेने के बाद उन्हें कारखानों में लगाने की बारी आती है। कारखाने के अंदर मशीनरी एवं अन्य उपकरणों को उचित स्थान पर लगाया जाता है। मतलब हमारा जो काम होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, हम उसको फिक्स कर देंगे उस मशीन को जो भी हमने खरीदी थी। लॉन्चिंग ऑफ अ बिजनेस, आपका बिजनेस शुरू हो चुका होता है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट जो कि आपको सीरियल वाइज करने हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस आ सकता है कि व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।